कहानी का शीर्षक है अपराध बोध। सीमा के पति रतनलाल का हृदयाघात से आकस्मिक निधन हो गया। सीमा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह अपने आप को बेसहारा समझ रही थी, क्योंकि वह जानती थी उसका बेटा उसका सहारा नहीं बनने वाला है। उसकी ऐसी स्थिति देखकर उसके भाई प्रवीण ने सीमा जी से कहा, जीजी आप मेरे साथ थोड़े दिन अहमदाबाद चलो। सीमा ने कहा, प्रवीण तूने यह कहकर मेरा मन का बोझ हल्का कर दिया। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, अन्यथा मुझे समीर के ससुराल रहना होगा। सीमा जी अहमदाबाद अपने भाई के घर रहने आ गई। उनका भाई बहुत अमीर था, खूब बड़ा होटल तथा घर था, कई नौकर थे। सीमा जी की भाभी ने उनका खूब ख्याल रखा। उनके लिए एक नौकर रख दिया जो सिर्फ उनका ही काम करता था। 3-3 समाचार पत्र लगा दिए, मेवे और नमकीन के डब्बे भर कर रख दिए। उनके पसंदीदा ताज़े फल रोज़ाना उनके नाश्ते में आने लगे। तरंग सीमा जी की भाभी ने पूछा, दीदी नाश्ता क्या खाओगी? फिर तरंग ने कहा, दीदी 15 दिन का मेनू बना लेते हैं, जिससे हर दिन आपको नई वैरायटी मिले। नाश्ता उनकी पसंद का रोज़ बनने लगा। सीमा जी को तो जैसे जन्नत मिल गई। उनका खूब मन लगने लगा। एक दिन सीमा जी समाचार पत्र पढ़ रही थी। एक नालायक बेटे का अपने माता पिता के प्रति दुर्व्यवहार का समाचार उन्होंने पढ़ा और वह अतीत के पन्ने खंगालने लगी। उनके पति रतनलाल गणित के प्रोफेसर थे। उनके 2 बच्चे, एक लड़का समीर और एक लड़की मीना थी। बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार थे। रतनलाल जी बहुत ही मानवीय प्रोफेसर थे। उनकी कॉलेज में बहुत इज्जत थी। सारे विद्यार्थी उन्हें बहुत ही सम्मान देते थे। गणित विषय पारंगत थे। गणित का कोई भी सवाल विद्यार्थी कहीं से भी पूछते, वो बिना समय बर्बाद किए हर प्रश्न का जवाब तुरंत दे देते। यह देखकर सारे विद्यार्थी दंग रह जाते थे। रतनलाल जी चाहते थे उनके बच्चे गणित लें, जिससे वह उनका मार्गदर्शन कर सकें। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बेटा तुम लोग गणित लो, मेरी उसमें विशेषज्ञता है, तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी। पर समीर डॉक्टर बनना चाहता था, इसलिए उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की। मीना का मन ज़्यादा पढ़ाई में नहीं लगता था। रतनलाल जी ने मीना की शादी एक अच्छे घर में की थी, पर बाद में मीना के पति का व्यापार डूब जाने से उन्हें नौकरी करनी पड़ी। समीर के अच्छे घर में शादी हो गई थी। समीर की पत्नी रोमा भी डॉक्टर थी। रतनलाल जी ने कोटा में बहुत बड़ा घर बनवाया था। उन्होंने सीमा जी से कहा, मेरा बेटा बहू दोनों डॉक्टर हैं, वे लोग यहाँ क्लिनिक खोल लेंगे और हमारे साथ रहेंगे। लेकिन जब एक दिन समीर ने कहा, पापा मैं दिल्ली जाकर रहूँगा, वहीं पर सेटल होऊंगा। यह सुनकर रतनलाल जी के पांव तले जमीन खसक गई। उन्हें बहुत ही धक्का लगा। उन्होंने अपने को संभालते हुए कहा, बेटा दिल्ली में तुझे घर लेना पड़ेगा, खर्चा होगा, बल्कि तुम लोग आराम से यहाँ क्लिनिक खोल लो। यहाँ तो यह घर मैंने तेरे लिए ही बनवाया है। बेटे ने सपाट सा उत्तर दिया, पापा दिल्ली में हम रोमा के घर में रहेंगे, वहीं क्लिनिक खोलेंगे। रोमा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए वह अपने मम्मी पापा का ध्यान रखने के लिए समीर को दिल्ली ले आई थी। समीर बहुत ही नालायक व एहसान फरामोश लड़का था। उसे अपने माता पिता की बिल्कुल चिंता नहीं थी। समीर की माँ की तबीयत बार बार खराब हो जाया करती थी, क्योंकि उनको किडनी की समस्या थी। तब उनके इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। समीर को हर बात में सिर्फ पैसा ही दिखता था। जहाँ भी पैसे खर्च होने की बात आती, वह अपना हाथ खींच लेता। उसकी बीवी उस पर हावी थी, इसलिए वैसे ही वो दबा हुआ रहता और साथ ही खूब कंजूस भी था। रतनलाल जी ने समीर को कहा, बेटा तेरी माँ को बार बार इलाज के लिए दिल्ली लाना पड़ता है, हम लोग भी यहीं किराए का घर देख लेते हैं। यह सुनकर समीर को मानो सांप सूख गया। वह बूढ़ बनकर खड़ा रहा। उसके माता पिता को समझ में आ गया कि उनका बेटा उनके लिए कुछ भी नहीं करेगा। वे दोनों अकेले कोटा में रहने लगे तथा बेटे से जो थोड़ी बहुत आशा रखी थी वो भी छोड़ चुके थे। रतनलाल जी को अपनी बेटी मीना की चिंता रहती थी, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वो अपनी बेटी की थोड़ी सहायता करते थे। सीमा जी को जब भी दिल्ली इलाज के लिए जाना पड़ता था, तो समीर के ससुराल में ही रुकना पड़ता था, क्योंकि समीर अपने ससुराल में ही रह रहा था। रोमा की माँ उनसे बुरा व्यवहार करती थी। रोमा की माँ उनको हर चीज़ में टोकती थी। अगर सीमा जी पेपर पढ़ने को मांगती या कुछ फल खाने को मांगती, तो खर्चे का नाम देकर मना कर दिया जाता। रोमा की माँ उनको कहती, सीमा जी ज़्यादा आप गीज़र मत चलाइए, बिजली ज़्यादा खर्च मत करिए। रोमा और उसकी माँ की हर बात रोक टोक से सीमा जी बहुत परेशान हो गई थी। उनकी आंखों में आंसू आ जाते, इसलिए उनकी पूरी कोशिश यही होती कि उनको दिल्ली ना आना पड़े। सीमा जी एक दिन में कोटा लौटने का प्रयत्न करती। ऐसा सिलसिला कुछ दिन चला। परेशानी तब आई जब रतनलाल का आकस्मिक निधन हो गया। सीमा जी के दिल्ली जाने के नाम से रूह कांप उठी। रतनलाल जी ने गलती ये की थी कि पत्नी के होते हुए भी घर अपने बेटे के नाम कर दिया था। सीमा जी के पास पेंशन ही एकमात्र जरिया था। जब उनके भाई ने उन्हें अहमदाबाद चलने को कहा, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और ये सुकून था कि बेटे के ससुराल में नहीं रहना पड़ेगा और पेंशन से उनका आराम से गुजारा हो जाएगा।
दीदी नाश्ता लग गया है, आओ नाश्ता कर लें। सीमा की भाभी ने उन्हें आवाज़ दी। यह सुनकर सीमा जी की तंद्रा भंग हुई। जैसे ही सीमा जी वास्तविकता के संसार में आईं, यह सोचकर उनका मन घबरा गया कि वह कब तक अपने भाई के यहाँ रहेंगी। आखिर तो उन्हें वापस जाना होगा। दिल्ली जाने के नाम से उनका मन काँप उठा। वो यहाँ खूब खुश थी। यह सोच सोचकर वह खूब बीमार पड़ गई। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। तब डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया इन्हें बहुत तनाव है। प्रवीण ने उनसे बात की तब पता चला कि उनको दिल्ली जाने के नाम से तनाव हो जाता है। तब प्रवीण ने अपनी दीदी से कहा, जीजी आप पूरी ज़िंदगी यहाँ रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप भूल जाओ कि आपका कोई बेटा है। इस बात से सीमा जी को खूब राहत महसूस हुई। सीमा जी का शरीर काफ़ी भारी था, ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। उनको किडनी की समस्या थी, पर इन सब के बावजूद भी वो अहमदाबाद में बहुत खुश थी। नालायक बहू बेटे के लिए उनके मन से बद्दुआ ही निकलती थी। कोई भी माँ कितना भी परेशान क्यों ना हो, पर अपने बेटे को बद्दुआ नहीं देती है। पर सीमा जी अपने बेटे से बहुत ज़्यादा तरसती, इसलिए उन्हें अपने बेटा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सीमा जी ने अपनी जमा पेंशन अपनी बेटी को देना चाहती थी, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस संबंध में उन्होंने प्रवीण से बात करने की सोची। सीमा जी ने प्रवीण को आवाज़ दी, प्रवीण मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। प्रवीण आदर्श भाई की तरह आकर दीदी के पास बैठ गया और कहा, बोलो जीजी क्या कहना है। परंतु सीमा जी कुछ नहीं कह पाई और बेहोश हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने उनके भाई से कह दिया कि अब ये बच नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी किडनी फेल हो गई है। अब इनके रिश्तेदारों को बुला लें। उनके भाई ने फ़ोन करके उनके बहू बेटे बेटी और बहनों सबको बुला लिया। सीमा जी मरते मरते भी अपने बेटे बहू का मुँह नहीं देखना चाहती थी। एक बार तो सीमा जी के प्राण निकल गए। डॉक्टर ने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया, पर उनकी आत्मा अपनी बेटी में अटकी हुई थी। मरने के बाद भी वो फिर उठ गई। उनकी बहू उनके सामने खड़ी थी। ये सब देखकर रोमा बहुत डर गई। सीमा जी ने रोमा से कहा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, तू प्रवीण को बुला दे। रोमा दौड़कर गई, प्रवीण को बुला लाई। सीमा जी ने सबके सामने प्रवीण से कहा, तुम लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा, बस मेरी एक इच्छा है कि मेरी पेंशन की जमा पैसे मेरी बेटी को दे देना, क्योंकि समीर से कुछ उम्मीद नहीं रखी जा सकती। रोमा अपनी सास का यह रूप देखकर बहुत डर गई और कहने लगी, मम्मी जी आपकी जो भी इच्छा हो बता दीजिए, हम दोनों ज़रूर पूरा करेंगे। उसके बाद सीमा जी ने कुछ भी नहीं कहा और शांति से अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर सबको बहुत ही आश्चर्य हुआ। डॉक्टर भी अचंभित हो गए थे। बेटे बहू को तो उनके जाते जाते बद्दुआ दी ही। समीर रोमा बहुत ही घबरा गए। रोमा ने अपनी ननद से अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। सबके लिए उन्होंने अपना नज़रिया सकारात्मक कर लिया। मीना की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं थी, ये बात रोमा और समीर को पता थी। उन्होंने इसके लिए पहले तो कुछ भी नहीं किया, पर इस घटना के बाद रोमा का अंतर्मन भयभीत हो चुका था। मीना के पास रहने का कोई अपना घर नहीं था, किराए के मकान में रहती थी। उसके पति की नौकरी छूटने के बाद उसे वह भी घर खाली करा लिया गया था। तब रोमा ने उसे अपना घर रहने के लिए दे दिया था। इस घर में पहले समीर अपना क्लिनिक चलाया करता था, उनके लिए वो घर खाली था। समीर ने मीना से कहा, दीदी आप इसमें आराम से रहो, आपको और कोई भी परेशानी हो तो मुझे बेझिझक बताना, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा हूँ। समीर अपनी दीदी की मदद कर अपनी माँ के साथ किए व्यवहार का अनुताप करना चाह रहा था।